हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, या फिर और भी आपने कोई फॉर्म भरे हैं जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है 40 नंबर की, और यहीं से तय हो जाता है कि दोस्तों आपका चयन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये 40 नंबर एक तरह से बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अब फिर बचे बाकी 60 नंबर, तो फिर उसमें से भी बहुत कुछ रहता है। तो ज़्यादा उत्तराखंड आपको लगभग वैसे अगर आपने बहुत उत्तराखंड पढ़ लिया 1-2 साल से, तो आप उत्तराखंड थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी उत्तराखंड आपको रिवीजन बार बार करते रहना पड़ेगा। बाकी आप हिंदी अपनी मजबूती पर ध्यान दीजिए, हिंदी की, और आपको इसके अलावा जीके भी पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 20 प्रश्न है, 10 क्वेश्चन स्क्रीन पर, 10 क्वेश्चन अंत में ताबड़तोड़ तरीके से हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये है हमारा आज पहला प्रश्न। तो ये है, हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है। अब दोस्तों, नृत्य से क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बसंत ऋतु का उत्साह। अगला है विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर। अगला जो ऑप्शन है सी, वो है कृष्ण लीला पर आधारित। अगला है डी पांडवों के जीवन पर आधारित। तो हारुल नृत्य दोस्तों, आपके मन में अभी तक इसका सही उत्तर आ गया होगा। हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पांडवों के जीवन पर आधारित। ये हमारा जो हारुल नृत्य है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। हारुल नृत्य पांडवों के जीवन पर आधारित। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि ये तो यहाँ पर है कि जैसे पांडवों के जीवन पर आधारित है, या फिर आ सकता है कि महाभारत के कथाओं पर आधारित। ऑप्शन कुछ भी रह सकते हैं महाभारत की कथाओं पर, क्योंकि महाभारत में पांडव थे, आपको भली बात ही पता है। बस आपको समझ के आधार पर उत्तर देना है। पांडवों की कथाओं पर आधारित, पांडवों के जीवन पर आधारित, या फिर महाभारत की कथाओं पर आधारित भी ऑप्शन हो सकता है वहाँ पर, तब आप इसको देंगे। बाकी आपको पता ही होगा कि पांडवों के जो वंशज माने जाते हैं, मानते हैं अपने आप को ये लोग, जौन सारियों का नृत्य होता है हारुल नृत्य, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जौन सारियों का नृत्य होता है ये कौन सा, हारुल नृत्य। और इसमें एक जो खास बात है कि वो रमतुला नामक एक जो वाद्य यंत्र होता है, वो इस पर प्रयोग किया जाता है। रमतुला एक जो नामक वाद्य यंत्र होता है, आप रमतुला याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। रमतुला नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है किस नृत्य में, हारुल नृत्य में। और इसके अलावा बात करें, जो हारुल है और एक मांगल, केदार है, बिरासू, ये लोग, ये भी जो हैं ये जौनसार के लोकगीत हैं, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे लिए यहाँ पर है कि ऑप्शन बी विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर, तो दोस्तों तब थड़िया नृत्य किया जाता है। थड़िया नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, आया भी है। तो हारुल नृत्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसकी विषय वस्तु क्या है, तो पांडवों के जीवन पर आधारित ऑप्शन नंबर डी, या फिर महाभारत की कथाओं पर आधारित भी हम इसे कह सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर उनको आधा आधा भी याद है तो दिक्कत हो सकती है उनके लिए। अगर सही दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाता है ये प्रश्न, मध्य महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य महेश्वर में भगवान शिव के प्रतिमा के किस भाग की पूजा होती है, नाभि की, या फिर जो अगला ऑप्शन है मुख की, बाहु की, या फिर जटा की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मध्य महेश्वर। पहली बात तो मध्य महेश्वर है कहाँ दोस्तों, रुद्रप्रयाग में, तो यहाँ पूजा होती है नाभि की, नाभि की। अब दोस्तों ये पंच केदारों में से एक है जो हमारा मध्य महेश्वर है। जो 3 केदार हैं दोस्तों, इन्हें आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी बनेगा प्रश्न कि जो 3 केदार हैं दोस्तों, पंच केदारों में जो 3 केदार हैं वो कहाँ हैं, वो है हमारे कहाँ, रुद्रप्रयाग जनपद में। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो 2 बचते हैं वो हैं हमारे चमोली में, तो उन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। एक बार कौन कौन से हैं इन्हें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मध्य महेश्वर हो गया, बाकी जो एक खुद केदारनाथ, केदारनाथ पंच केदारों में, ये आपको बिल्कुल याद रखना केदारनाथ। और एक बचा सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है वो तुंगनाथ, तो ये भी है। 3 तो ये हो गए। अब बात करते हैं कि जो चमोली में है वो कौन कौन सी है। तो चमोली में एक तो दोस्तों रुद्रनाथ आता है,
रुद्रनाथ और एक आता है कल्पेश्वर। कल्पेश्वर ये आता है दोस्तों। केदारनाथ में अगर आए कि किसकी पूजा होती है, तो जैसे ये था मधमेश्वर में किसकी पूजा होती है, तो नाभि की होती है। केदारनाथ में होती है पिछले भाग की पूजा। तुंगनाथ में होती है दोस्तों भुजाओं की पूजा या बाहों की पूजा कह सकते हैं, भुजाओं की पूजा तुंगनाथ में। तुंगनाथ की ऊंचाई दोस्तों 3680 मीटर है। लगभग आप लोग याद रखेगा, एग्जाम में भी बना है प्रश्न, एक क्वेश्चन आपका यही हो जाता है। तुंगनाथ ये आपको बिल्कुल याद रखना। कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में, ये मैंने आपको बता ही दिया। मधमेश्वर नाभि में, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। बाकी रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है, तो ये मुख की हो जाएगी रुद्रनाथ में। रुद्र मुख कैसे भी करके दोस्तों, ट्रिक मैंने कुछ बनाई नहीं है, पर आप लोग अपने हिसाब से कोशिश करना कि याद करने की। कल्पेश्वर में दोस्तों जटा, कल्प यानी कि कल्पेश्वर यानी कि बाल आप समझ सकते हैं, तो कल्पेश्वर में जटा की पूजा हो जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये। और दोस्तों हाँ, इससे पहले जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो कल्पेश्वर मैंने आपको बताया, कल्पेश्वर ये एक ऐसा है, बाकी जो पंच हैं 5 हैं इनके कपाट बंद हो जाते हैं, पर जो कल्पेश्वर एक ऐसा है जिसके कि कपाट वर्ष भर या कह सकते कि पूरे साल भर खुले रहते हैं, वो है हमारा कल्पेश्वर, जो कि है कहाँ, चमोली में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका सही उत्तर मैंने आपको बता ही दिया है, मधमेश्वर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए, कब किए गए, ये आपको बताना है। 1986 में, 1897 में, या फिर 1898 में, या फिर 1889 में। अब ये दोस्तों ये तो तराई भाबर, ये तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन, आप इसको तो ऐसे हटा दिया आपने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1897 में। इन दो ऑप्शनों में से 1897 और 98 से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर मुझे पता आपने बिल्कुल बी वाला टिक किया होगा। 1897 में तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के जो सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे नियम, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पटवारी की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। 450-460 के आसपास इसमें पद हैं, तो अच्छा मौका है दोस्तों, पटवारी में भी आप लोग बन जाएंगे। तो ठीक ठाक है, अगर आपका यहाँ चयन हो जाता है तो पूरी कोशिश करिएगा। बाकी 50 की रीजनिंग भी आती है इसमें। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर तो हो गया 1897। तो 1897 में तो ये हो गया, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी पटवारी के पद सर्जित किए थे किसने, ये भी एग्जाम में आता है, तो ये किए थे जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ट्रेल ने किए थे, पटवारी के पद बनाए थे 1819 में। बाकी ये भी बनाया कि जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है वो किसके समय निर्धारित की गई थी या कब से लागू हुई, तो 1874। तो 1874 में हमारे जो कमिश्नर थे वो थे रामजे साहब, तो ये थे रामजे साहब, 1874 में इनके समय लागू हुई थी। और जो याद रखने वाली बात है वो है कि कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो था 1898 में। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार इसमें था क्या कि जो कानूनगो है, कानूनगो को दी गई थी इंस्पेक्टर के जितनी पावर, जो इंस्पेक्टर पुलिस में होता है इंस्पेक्टर, और पटवारी को दी गई थी दरोगा के जितने, यानी कि जो एसआई होता है सब इंस्पेक्टर के बराबर पावर दी गई थी। आज भी अगर देखेंगे तो गांव में जैसे पटवारी होते हैं और दरोगा, तो दोस्तों ये भी इनको लगभग की बराबर पावर होती है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तराई भाबर में पटवारी कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम 1897 में, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आप निश्चित रूप से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो हर रोज़ अपलोड होती है, चाहे कुछ भी हो, त्यौहार हो, बारिश आए, कुछ आए, लेकिन वीडियो लगभग के मान के चलिए कि वीडियो हमारी आती है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। उससे पहले दोस्तों ऑप्शन की ओर बढ़ें, सबसे पहले तो यहीं से 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। कुमाऊं परिषद का जो पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये देखिए, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में। एक प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का पहला जो अधिवेशन है वो कब हुआ था, तो 1917 में। दूसरा प्रश्न ये बना,
1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा में हुआ था। कई बार आगे पीछे हम बना सकते हैं। 1917 में कुमाऊं का कौन सा अधिवेशन हुआ था? क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से 1-2 प्रश्न हमारे बन गए हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमसे पूछा है कि जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? इंद्रलाल शाह, जयदत्त जोशी, या फिर मोहन जोशी, या फिर चंद्रलाल जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, आपने भी बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा इसमें अगर जयदत्त जोशी या फिर एक ऑप्शन और होता, जैसे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी होता तो, या फिर बद्रीदत्त जोशी होता, क्योंकि राय बहादुर तो उपाधि दी गई थी, बद्रीदत्त जोशी होता तो तब थोड़ा दिक्कत हो सकती थी लोगों के लिए। तो अगर पढ़ा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए आयोग ने दूर दूर के दिए हैं, आयोग इसी तरह से ऑप्शन देता है, तो अब आपको सही उत्तर करना है जयदत्त जोशी। तो बिल्कुल याद रखिएगा। कई बार ये भी बना है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो आप लोग याद रखेंगे 1916 में। 1916 में सितंबर में हुआ था। डेट तो मुझे भी याद नहीं, अगर आपको हो तो आप बता सकते हैं। सितंबर 1916 में इसकी दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो है गठन किया गया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसमें जैसे गठन करने वालों में से हरगोविंद पंत थे, बद्रीदत्त पांडे थे और गोविंद वल्लभ पंत आदि लोग इसमें थे। तो 1917 में जयदत्त जोशी। अगला जो हुआ था 1918 में, ये हुआ था हल्द्वानी में। इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने। तारादत्त गैरोला ने। 1919 वाला जो मैंने अभी आपको बताया कि बद्रीदत्त जोशी, तो ये कहाँ हुआ होगा? तो ये हुआ था दोस्तों कहाँ? कोटद्वार में। कोटद्वार में। और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी, ये मैंने आपको बता ही दिया। 1919 में लगातार हुए हैं। अगला हुआ है 1920 में, ये हुआ है दोस्तों काशीपुर में। और ये कौन सा होगा? चौथा। काशीपुर, गोविसाण, गोविंदगढ़, ये सब काशीपुर ही है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने। कई लोग गोविंद वल्लभ पंत करते हैं, पर हरगोविंद पंत आपको याद रखना है। ये दोस्तों लगभग पूछा ही जाता है, चाहे यूकेपीएससी पेपर कराए या फिर कह सकते हैं कि यूकेएसएससी कराए या यूबीटीआर पहले तक कराता था। तो जो कुमाऊं परिषद का गठन ही है जो दोस्तों ये एग्जाम में आने के लिए हुआ है, इसे आप लोग बिल्कुल याद रखिए। बाकी अध्यक्षता किसने की थी, कब हुआ था, ये सब अक्सर बन जाते हैं प्रश्न, चाहे एग्जाम चाहे एसआई लेवल का हो, पटवारी का हो या कन्या सहायक लेवल का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, सब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर था। अच्छा क्वेश्चन है। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर था। सिरती, चूलकर, मोकर या फिर कटक। अब दोस्तों कटक जो है, कटक तो वैसे भी सेना का पर्यायवाची है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सेना, कटक, समूह, अनि, ये सब सेना के पर्यायवाची होते हैं। तो ये तो सेना के लिए यानी कि आर्मी के लिए जो है सेना के लिए लिया जाता था कटक। तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही कट गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरती नामक कर, जो कि नगद के रूप में था। सिरती नामक कर आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। सिरती नामक जो कर था नगद के रूप में था। और ये जो जैसे ये भोटिया व्यापारियों से भी वसूला जाता था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सिरती कर कौन सा कर भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, ये भी आ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे जो हमारा सिरती कर। बाकी दोस्तों चंदू के समय 36 प्रकार के कर थे, ऐसा भी बताया जाता है। चंदू 36 प्रकार के कर थे, यहाँ पर तो हम 2-3 इतने ही देख रहे हैं। तो 36 प्रकार के कर लगाए थे इन्होंने, जिन्हें कि छत्तीसी भी कहा जाता था। छत्तीसी भी कहा जाता था। और उसका उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुमाली गाड़, देवगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? अब दोस्तों एग्जाम में आयोग छोटी छोटी सहायक नदियां कोई भी पूछ सकता है, जैसे ये है, यहाँ पर पूछा गया है कोसी, गौरी गंगा, टॉन्स या फिर अलकनंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोसी की सहायक नदियाँ हैं सुमाली गाड़, देवगाड़, ये सब आपको याद रखनी है। इसके अलावा मिलोन गाड़, वो भी आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा आसानी से। कोसी नदी निकलती कहाँ से है? तो दोस्तों ये निकलती है कौसानी से। कौसानी के धार से निकलती है, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर दोस्तों शायद कोसी की लंबाई जो दी है 168 है, आए ना आए एग्जाम में, पर आप लोग याद रखिए, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। 168 किलोमीटर लंबाई है। जैसे काली की 252 है, भागीरथी की 205 है, अलकनंदा की 195 है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। टॉन्स की 148 है, तो ये आप सब याद रखेंगे। बाकी गौरी गंगा की बात करें, इसका उद्गम भी पूछा गया था। मिलम ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ में, मिलम में जो हारा, तो मिलम से इसका जो है उद्गम होता है गौरी गंगा का, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी अलकनंदा के बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे, ये आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए दोस्तों।
अलकनंदा जो निकलती है सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक के, इस तरह से बुक में दिया हुआ है। सतोपंथ ताल से आप लोग याद रखेंगे, सतोपंथ शिखर भी है, ताल भी है, तो ताल से ये निकलती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी टॉन्स दोस्तों जो है, टॉन्स ये रूपिन सुपिन की नदियों से मिलने से बनी है टॉन्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कोई आपदा से संबंधित प्रश्न है, और भूस्खलन, बादल फटना या जो भी है इस तरह की घटनाओं से दोस्तों निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अभी आया भी था मालपा वाला, कई 2-3 बार आ गया है, वही प्रश्न रिपीट होकर अलग अलग तरीके से। कई बार आयोग सीधे सीधे सन पूछ देता है, कई बार डेट के साथ पूछ देता है, कई बार एग्जाम में कहाँ हुई थी ये घटना ये भी पूछ सकता है। मधमेश्वर घाटी में बादल फटने की घटना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 में, 1967 में, 1991 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मधमेश्वर घाटी दोस्तों, मधमेश्वर होगी कहाँ? अभी पहले ही क्वेश्चन आया था, तो ये रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ दोस्तों 1962 में, बिल्कुल आप लोग याद रखेगा, क्या पता एग्जाम में प्रश्न आ जाए और आपका 1 नंबर, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी उससे। तो 1 नंबर 1962 में आप लोग याद रखेंगे। 1967 की दोस्तों एक बात करें तो 1967 में नानक सागर जो कि कहाँ है? पहली बात तो ये एक क्वेश्चन आपका यही बन गया कि नानक सागर कहाँ स्थित है। तो नानक सागर कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में, ये भी एग्जाम में बना है। तो नानक सागर बांध उस टाइम टूटा था 1967 में। 1991 में दोस्तों पिंडर घाटी में बादल फटा था 1991 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मधमेश्वर घाटी में एक बार फिर से बताता हूँ, मधमेश्वर घाटी में 1962 में, 1967 में नानक सागर उधम सिंह नगर में, और पिंडर घाटी में ये हुआ था कब? 1991 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनजातियों से संबंधित प्रश्न है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है? रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन जिन लोगों ने हरिद्वार सोचा है दोस्तों वो हो जाएगा सर्वाधिक नहीं, वहाँ पर न्यूनतम करेंगे हम, न्यूनतम सबसे कम, यानी कि हरिद्वार में है तो सर्वाधिक हो जाएगी रुद्रप्रयाग में। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, शायद एक आध बार पूछा भी गया है। अगर सर्वाधिक जनजाति वाले जिले दोस्तों जो निवास करते हैं, अगर आएगा कि एग्जाम में, तो उधम सिंह नगर के बाद देहरादून आ जाएगा, फिर देहरादून के बाद पिथौरागढ़। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, तो ये हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तुंग शिखर स्थित है? दोस्तों कोई भी पर्वत हो उसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, कहाँ स्थित है ये पूछा जा सकता है, किसके निकट स्थित है ये पूछा जा सकता है, उसके निकट ताल है, बुग्याल है, कुछ भी इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर है सिंपल कि उत्तुंग शिखर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा लगता है कि इनमें से कोई नहीं, क्या पता चमोली में भी हो सकता है, ऐसा भी लग सकता है। इसका सही उत्तर है उत्तुंग शिखर है दोस्तों। उत्तुंग शिखर ये हो जाएगा कहाँ? पौड़ी में। आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा। शुंभ निशुंभ पर्वत वो भी पौड़ी में ही है। कामदेव माउंटेन वो भी पौड़ी में ही है। बाकी एक किनास पर्वत है वो भी पौड़ी में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तुंग शिखर आ सकता है एग्जाम में, पौड़ी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। पौड़ी कंडोलिया पहाड़ी पर बसा है। कंडोलिया को न्याय का देवता भी कहा जाता है, बहुत कुछ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उरेड़ा का मुख्यालय स्थित है? देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, या फिर अल्मोड़ा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने अल्मोड़ा रख लिया होगा यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। उरेड़ा का मुख्यालय देहरादून में। अब दोस्तों पहले तक ये भी अल्मोड़ा में ही था, लेकिन अभी जो बात करें, अगर मैंने भी साइट पर देखा तो वेबसाइट के अनुसार मैंने भी देखा तो पटेल नगर में ये बताया जा रहा है आजकल। अगर मैंने देखा उसमें चेक किया तो पटेल नगर कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी जुलाई 2001 में, जुलाई 2001 में। और उरेड़ा अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट हो जाएगा इसका जो फुल फॉर्म है। उरेड़ा का मुख्यालय है देहरादून में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे मुख्यालय, जैसे कोई मुख्यालय जैसे चमोली में है या फिर अल्मोड़ा में है या फिर कहीं और है, तो कुछ के मुख्यालय ऐसे हैं कि उनको देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया, ऐसा भी है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बाकी चेक करना है आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों अब 10 क्वेश्चन मौखिक रूप से, जल्दी जल्दी चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है
हमारा उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 अगस्त 2002। बिल्कुल याद रखिएगा 26 अगस्त 2002 आपने किसी चैनल पर पढ़ा था, सुना था। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 26 अगस्त 2002 में, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों कुंवर सिंह नेगी को। कुंवर सिंह नेगी को बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सल्ट में। अब सल्ट कहाँ है, सल्ट अल्मोड़ा में है। सल्ट गोलीकांड के बारे में बात नहीं करेंगे, पर यहाँ पर है कि सल्ट में जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन कब भारत आया था 1928 में, ये भी प्रश्न बनता है। सल्ट में जो साइमन कमीशन के विरोध में जो सभा हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद पंत। गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, बद्रीदत्त पांडे, इस तरह से ऑप्शन बनेंगे। तो आप हरगोविंद पंत आप लोग याद रखेंगे। एक बार फिर से प्रश्न बता देता हूँ, सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध में जो सभा हुई थी वहाँ उसका नेतृत्व किसने किया था। तो हरगोविंद पंत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्कर नाग मेला कहाँ लगता है। पुष्कर नाग मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागेश्वर में। बागेश्वर में पुष्कर नाग मेला, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15वां। दोस्तों अगर आप लोग तो जितनी बार चाहे वीडियो चला सकते हैं, पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँगा तो ये आपके पास सब कुछ है, जब चाहो रोक सकते हो, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं आप। अभय नामक एक जो पत्र है, अभय जो दोस्तों एक पत्र है, इस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। देहरादून से निकलता था स्वामी विचारानंद सरस्वती, आप लोग इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आपने दोस्तों कुमाऊं डिबेटिंग क्लब का नाम तो सुना होगा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप जरूर बताइएगा। मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1885 में। 1885 में। और खड़क सिंह नेगी ने इसकी स्थापना की थी, खड़क सिंह नेगी ने। और कहाँ की थी, तो बरेली में। और जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे वो दोस्तों आप लोग लिखिएगा कुमाऊं, जो कुमाऊं डिबेटिंग क्लब है उसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और कहाँ, ये आप लोग लिखिएगा। मैंने आपको बताया गढ़वाल डिबेटिंग क्लब के बारे में, फिर से बताया था एक बार। 1885 में बरेली में खड़क सिंह नेगी ने गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो जो लोग अभी तक देख रहे होंगे दोस्तों, जो लोग डेली देखते हैं वो लोग निश्चित रूप से आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, यूसेक भी कहा जाता है, यूसेक क्योंकि शॉर्ट में। तो यूसेक की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ और 20 में से आप लोग बताएंगे कितना आपका स्कोर रहा। राजुला मालुसाई। अब दोस्तों ये प्रेम कहानी है और ज़बरदस्ती कहानी है, आपने सुनी हो नहीं सुनी हो, पर आप सुन सकते हैं। अगर नहीं सुनिए तो बाकी आपने सुना है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है, प्रेम कहानी। और ये आपको बताना है कि एक उपन्यास भी है और ये किसका है, राजुला मालुसाई। तो ये हो जाएगा यमुना दत्त वैष्णव। यमुना दत्त वैष्णव अशोक, अशोक इनका उपनाम है, यमुना दत्त वैष्णव अशोक का। अगला प्रश्न है 19वां, लैंड्स एंड नामक पर्यटन स्थल कहाँ है। तो ये है हमारे नैनीताल जनपद में, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। नैनीताल में है लैंड्स एंड पर्यटन नामक एक पर्यटन स्थल है, वो है नैनीताल में। इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के 55वें राजा कौन थे। टिहरी रियासत के 55वें राजा कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आपने बिल्कुल सही सोचा है, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह हो जाएंगे हमारे टिहरी रियासत के 55वें राजा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक आप निश्चित रूप से कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। कल को होली भी है, वैसे होली हमारे यहाँ पहले से चल रही है, पर फिर भी कल को कुछ स्पेशली है। तो मिलते हैं कल को दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रंगों का त्यौहार है दोस्तों, और अगली होली तक आप सभी लोगों का चयन इसमें, जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि जो दुआ करता हूँ भगवान से कि आप सभी का उसमें चयन भी हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।